हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल। आज हम यूनिट 4 के साथ स्टार्ट करेंगे, जो कि है हमारी अनपेड सेलर। ये हमारा लास्ट यूनिट होगा ऑफ द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सो 4.1 विच इज अनपेड सेलर, थोड़ा जूम कर लेते हैं भाई। अ कॉन्ट्रैक्ट कंप्राइजेज ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस। एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर रेसिप्रोकल प्रॉमिस होते हैं, मतलब एक प्रॉमिस एक बंदा करता है, दूसरा उसे पूरा करवाने के लिए दूसरा प्रॉमिस करता है। मतलब आप कुछ काम कर रहे हो और आप जो अगला बंदा है वो आपको पैसे दे रहा है, तो वो हो गया रेसिप्रोकल प्रॉमिस। इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंदर क्या होता है, इफ द सेलर इज अंडर एन ऑब्लिगेशन टू डिलीवर द गुड्स, कि जो हमारा सेलर है उसका कर्तव्य है कि वो जो गुड्स है उन्हें डिलीवर करेगा। बायर हैज टू पे फॉर इट, तो फिर जो हमारा बायर है उसे उसके लिए पैसे देने होते हैं, वो हमारा रेसिप्रोकल प्रॉमिस हो गया। इन केस बायर फेल और रिफ्यूज टू पे, अगर हमारा जो बायर है वो या तो किसी कारणवश फेल हो जाता है पैसे देने से, या फिर मना ही कर देता है पैसे देने से, तो जो हमारा सेलर है हैज़ एन अनपेड सेलर, क्योंकि उसे पैसे नहीं मिले तो वो अनपेड सेलर हो गया। सेल हैव सर्टेन राइट, तो उस बंदे के पास, हमारे सेलर के पास कुछ सर्टेन राइट्स होते हैं जो कि ऐसे ऐसे हैं। अब देखते हैं कैसे कैसे हैं। अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 45 सबसेक्शन 1 of the Sales of Goods Act 1930, the seller of a good is deemed to be an unpaid seller। जो हमारा सेलर है उसे अनपेड सेलर कब मान लेते हैं, देखिए। अब ए पॉइंट हमारे पास है, द होल ऑफ द प्राइस हैज नॉट बीन पेड और टेंडर्ड एंड द सेलर हैड एन इंटीमेट राइट ऑफ एक्शन फॉर द प्राइस। जो आपका प्राइस था गुड्स का वो आपको नहीं मिला है, ना ही आपको ऑफर मिला है उस प्राइस का, मतलब कि हम बाद में दे देंगे या फिर ऐसे दे देंगे या फिर वैसे दे देंगे, वो सब भी आपको नहीं मिला है। ठीक है, तब हमारे सेलर के पास एक इंटीमेटेड राइट होता है ऑफ एक्शन का प्राइस के लिए। देन हमारे पास बी पॉइंट है, व्हेन अ बिल ऑफ एक्सचेंज और अदर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, जब हमारा कोई बिल ऑफ एक्सचेंज हम देते हैं या फिर कोई दूसरा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि चेक हुआ, प्रॉमिसरी नोट हुआ, हुंडी हुई, ये सब हैज़ बीन रिसीव्ड हैज़ एन एडिशनल कंडीशनल पेमेंट, वो हमारे कंडीशनल पेमेंट की तरह रिसीव हो रहे हैं। एंड द कंडीशन ऑन विच इट वाज रिसीव्ड, जो उनके ऊपर कंडीशन है, हैज़ नॉट बीन फुलफिल्ड बाय द रीजन ऑफ द डिसऑनर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट और अदरवाइज, वो जो कंडीशन थी वो फुलफिल नहीं हो पाई है। किस वजह से? क्योंकि उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का हो गया है डिसऑनर। तब हमारे सेलर के पास राइट्स होंगे एक्शन लेने के प्राइस के लिए, और हमारा जो सेलर है हम उसे मानेंगे अनपेड सेलर। द टर्म सेलर हेयर इंक्लूड्स एनी पर्सन हु इज इन द पोजीशन ऑफ अ सेलर। यहाँ पर जो हमारी टर्म है सेलर, उसके अंदर वो सब बंदे आएंगे, वो सब सेलर्स आएंगे जो बेचने की, मतलब कुछ सामान बेचने की पोजीशन में हैं। फॉर एन इंस्टेंस, एक एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं, an agent of the seller to whom the bill of lading has been endorsed। कोई एजेंट है सेलर का जिसको एक बिल इंडोर्स करा गया, मतलब दिया गया है। और अ कंजाइनर और एजेंट, या फिर कोई कंजाइनर है या फिर कोई और एजेंट है, who has himself paid और is directly responsible for the price, जो कि खुद पे करेगा या फिर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है प्राइस के लिए, हम उसे बोलते हैं सेलर। देन हमारे पास है राइट ऑफ एन अनपेड सेलर। अनपेड सेलर की क्या क्या राइट्स होते हैं, ये हमें दिया गया है सेक्शन नंबर 46 के अंदर। आइए इसे देखते हैं एक बार। सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, मतलब इस एक्ट के कोई भी प्रोविजन लो या फिर जो बाकी लॉज हैं टाइम उनके टाइम से, वो उन्हें देखते हुए, नॉट वेर स्टैंडिंग डेट द प्रॉपर्टी इन द गुड, इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है जो हमारी गुड्स के अंदर प्रॉपर्टी है ना, मे हैव पास टू द बायर, चाहे वो बायर को पास हो गई है। द अनपेड सेलर ऑफ द गुड हैज जस्ट बाय एन इम्प्लीकेशन ऑफ लॉ, जो हमारा अनपेड सेलर है उसके पास ये राइट्स रहेंगे लॉ की इम्प्लीकेशन के द्वारा। ए पॉइंट है हमारे पास, अ लीन ऑन द गुड्स फॉर द प्राइस वाइल ही इज इन अ पोजीशन ऑफ देम, मतलब कि सेलर ने जो गुड्स है उन्हें बेच तो दिया है, ओनरशिप ट्रांसफर हो गई है, पर जो पोजेशन है गुड्स का वो अभी भी सेलर के पास है।
तब हमारा जो सेलर है वो राइट ऑफ लीन एक्सरसाइज कर सकता है। राइट ऑफ लीन क्या होता है कि आप मना कर सकते हो उन गुड्स को देने को, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हो जब गुड्स आपके पोजेशन में हैं, आप ही के गोडाउन में रखे हुए हैं। बी पॉइंट है हमारे पास, इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ बायर अ राइट ऑफ स्टॉपिंग द गुड इन ट्रांसिट। मतलब अगर आपका बायर इंसॉल्वेंट हो गया है, बैंकरप्ट हो गया है, दिवालिया हो गया है, तब हमारे सेलर के पास एक राइट ऑफ स्टॉपल होता है, स्टॉपेज जो भी हम उसे बोले, व्हेन द गुड्स आर इन ट्रांसिट, जब हमारे गुड्स ट्रांसिट में मतलब ट्रक में हैं, जा रहे हैं और आपको बीच रास्ते में पता चल जाए कि हमारा जो बायर है वो हो गया इंसॉल्वेंट, देन यू कैन cancel the contract and make your good back to your godown after he has parted with the possession of them. Then हमारे पास पॉइंट नंबर सी है, राइट ऑफ रीसेल हैज लिमिटेड बाय दिस एक्ट। एक राइट ऑफ रीसेल भी आपके पास होगा, where the property and the good has not passed to the buyer, जब हमारी प्रॉपर्टी जो है गुड्स की वो पास नहीं हुई है बायर को, the unpaid seller has in additional to his other remedies, उसकी जो दूसरी रेमेडीज है उनके एडिशन में a right of withholding delivery similar to and co-extensive with his right of lien and stoppage in transit where the property has been passed to the buyer। तो वो क्या कर सकता है, अपनी जो गुड्स है उन्हें विदहोल्ड कर सकता है, मतलब अपने पास ही रख सकता है। An unpaid seller has expressly given the right against the good as well as buyer personally which are discussed as under। कुछ आपको एक्सप्रेसली राइट्स दिए गए हैं अनपेड सेलर के। राइट ऑफ एन अनपेड सेलर अगेंस्ट द गुड्स, अनपेड सेलर के क्या राइट होंगे गुड्स के अगेंस्ट। देन हम फिर देखेंगे हमारे अनपेड सेलर के क्या राइट्स होंगे बायर के अगेंस्ट। तो द राइट ऑफ एन अनपेड सेलर अगेंस्ट द गुड, जो हमारे राइट हैंड पेड सेलर के गुड्स के अगेंस्ट में कैन बी कैटेगराइज्ड इन टू हेडिंग, वो दो हेडिंग के अंदर कैटेगराइज्ड हो सकते हैं। वैन द प्रॉपर्टी इन द गुड हैज़ पास टू द बायर, जब हमारी जो प्रॉपर्टी है गुड्स की वो पास हो गई है बायर को, मतलब ऑनरशिप ट्रांसफर हो गई है। वेयर द प्रॉपर्टी इन द गुड हैज़ नॉट पास, जब हमारी ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है बायर को। राइट ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट द गुड्स, हम अपना देखते हैं ये फर्स्ट वाला विच इज़ हमारा है सेक्शन नंबर 47। इसके अंदर हमें दिया गया राइट ऑफ लीन, सेलर्स लीन अकॉर्डिंग टू द सबसेक्शन 1 सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। इस एक्ट की जो प्रोविजंस है उन्हें ध्यान में रखते हुए द अनपेड सेलर ऑफ गुड हु इज इन द पोजेशन ऑफ देम, जो हमारा अनपेड सेलर है गुड्स का और उसके पास ही वो गुड्स रखे हैं, उन गुड्स के पोजेशन उसी सेलर के पास है, इज एंटाइटल टू रिटेन द पोजीशन, वो हकदार है उनके पोजेशन को रिटेन करने का अंटिल द पेमेंट और टेंडर ऑफ द प्राइज इज इन द फॉलोइंग केसेस, जब तक पेमेंट नहीं हो जाती है या फिर ऑफर नहीं मिल जाता है प्राइस का। इन द फॉलोइंग केसेस, नेमली कौन कौन से वो केसेस हैं, वेयर द गुड हैव बीन सोल्ड विदाउट एनी स्टिपुलेशन हैज़ टू द क्रेडिट, मतलब जहाँ पर आपने गुड बेचे हैं पर आपने कोई भी स्टेटमेंट नहीं दी है कि हम इन्हें उधार में बेच रहे हैं। बी पॉइंट है हमारे पास, वेयर द गुड हैव बीन सोल्ड ऑन क्रेडिट, जब हमने गुड्स उधार पर तो बेचे हैं बट द टर्म ऑफ द क्रेडिट हैज़ एक्सपायर्ड, पर जितना हमने टाइम दिया था उधार का वो एक्सपायर्ड हो चुका है। सी पॉइंट हमारे पास, वेयर द बायर बिकम एन इंसॉल्वेंट, जब हमारा बायर दिवालिया हो चुका है तब हम अपने राइट ऑफ लीन एक्सरसाइज कर सकते हैं, पर ये तभी एक्सरसाइज होगा जब आपके पास गुड्स रखे हैं। ठीक है भाई, ये ध्यान में रखना। अकॉर्डिंग टू द सबसेक्शन 2, और सबसेक्शन 2 के अंदर क्या दिखाया गया था, सेलर में एक्सरसाइज इज राइट ऑफ लीन, जो हमारा सेलर है वो अपना राइट ऑफ लीन एक्सरसाइज कर सकता है, नॉट विद स्टैंडिंग, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता डेट ही इज इन द पोजेशन ऑफ द गुड हैज एजेंट और बेली ऑफ द बायर, चाहे उसके पास गुड्स का जो पोजेशन है वो हैज अ एजेंट हो या फिर बेली हो बायर का, पर उसके पास गुड्स रखे हैं तो वो अपना राइट ऑफ लीन एक्सरसाइज कर सकता है। देन हमारे पास है सेक्शन नंबर 48 विच इज अ पार्ट डिलीवरी, वेयर एन अनपेड सेलर हैज मेड, जब हमारे अनपेड सेलर ने कोई पार्ट डिलीवरी कर दी है गुड्स की, ही में एक्सरसाइज इज राइट ऑफ लीन ऑन द रिमाइंडर, तब जो हमारा जो सेलर है जो बचे हुए गुड्स हैं उनके ऊपर अपना राइट ऑफ लीन को एक्सरसाइज कर सकता है, अनलेस सच पार्ट डिलीवरी हैज़ मेड अंडर सच सर्कमस्टेंसेज, जब तक वो पार्ट डिलीवरी हुई है ना वो ऐसी परिस्थितियाँ क्रिएट नहीं करती हैं जो दिखा रही हों, ठीक है, कि जो एग्रीमेंट है उसने वे कर दिया है आपके राइट ऑफ लीन को, मतलब आपका जो राइट ऑफ लीन है वो हट चुका है, आपको पूरे के पूरे गुड्स की डिलीवरी करनी होगी। जब तक ऐसी परिस्थितियाँ
आपकी उत्पन्न ना हो तब तक आप अपना राइट ऑफ लीन एक्सरसाइज कर सकते हो। टर्मिनेशन ऑफ लीन, अब हमारा लीन जो है वो कब खत्म हो जाता है? टर्मिनेशन का मतलब कैंसिल या फिर हटा जाना। अकॉर्डिंग टू द सबसेक्शन 1, सेक्शन नंबर 49 के सबसेक्शन 1 के अंदर दिया गया है, द अनपेड सेलर ऑफ द गुड्स लॉसेज हिज लीन देयर ऑन, कब अपना जो राइट ऑफ लीन है वो लॉस कर देता है, मतलब खो देता है। तो हमारे पास इसमें ए पॉइंट है विच इज व्हेन ही डिलीवर द गुड टू द कैरियर और अदर बेरी फॉर द पर्पज ऑफ ट्रांसमिशन, मतलब उसने जो गुड्स हैं वो डिलीवर कर दिए हैं कैरियर वाले को, ठीक है, कॉरियर भी बोलते हैं हम इसे, और या फिर बेली को कर दिए हैं कि हम आप इसे ट्रांसमिशन में डाल दो, बायर के पास पहुंचाने हैं। बायर विदाउट रिजर्विंग, ठीक है, टू द बायर विदाउट रिजर्विंग द राइट ऑफ डिस्पोजल ऑफ द गुड्स, और उसने अपने पास राइट ऑफ डिस्पोजल नहीं रखा है, गुड्स को डिलीवरी के लिए पहुंचा दिया है, तब हमारा जो राइट ऑफ लीन है वो हो जाता है टर्मिनेट। व्हेन द बायर, बी पॉइंट हमारे पास, व्हेन द बायर और हिज एजेंट लॉफुली ऑब्टेन पोजेशन ऑफ द गुड्स, जब हमारे बायर ने या फिर उसके एजेंट ने लॉफुली पोजेशन लिया है गुड्स का, तब भी हमारा राइट ऑफ लीन हो जाता है टर्मिनेट। सी पॉइंट है बाय वेयर देयर ऑफ, या फिर हमारे जो सेलर है उसने ही वे कर दिया है, मतलब त्याग दिया है अपने राइट ऑफ लीन। देन हमारे सबसेक्शन 2 के अंदर दिया गया है, द अनपेड सेलर ऑफ गुड हैविंग अ लीन देयर ऑन does not lose his lien by reason only that he has obtained a degree for the price of the goods। इसमें इन्होंने क्या बोला है कि अगर आपको ऑर्डर मिल गया है ना प्राइस का, मतलब आप कोर्ट में गए थे, आपने केस करवा दिया था और कोर्ट ने बोल दिया है कि हाँ ये बंदा आपको प्राइस देगा, तो भी आप अपना जो राइट ऑफ लीन है वो नहीं खोगे जब तक आपको पैसे नहीं मिल जाते हैं। देन हमको दी हुई है एनालाइज करा हुआ है राइट ऑफ लीन, एक्सरसाइज ऑफ लीन, टर्मिनेशन ऑफ लीन, क्या एक्सेप्शन है इसके अंदर, ठीक है। देन हमारे पास है राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांसिस्ट विच इज अंडर सेक्शन नंबर 50 to 52। राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांसिस्ट सेक्शन नंबर 50, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, सेम वही लाइन अप की, व्हेन द बायर ऑफ द गुड बिकम इंसॉल्वेंट, जब हमारा बायर जो है वो इंसॉल्वेंट हो जाता है, दो हमारा अनपेड सेलर हु हैज पार्टेड विद द पोजेशन ऑफ द गुड, मतलब वो गुड्स के जो पोजेशन था वो अब उसके पास नहीं है, हमारे सेलर के, अनपेड सेलर के पास हमारे पोजेशन नहीं है अब गुड्स का, हैज अ राइट ऑफ स्टॉपिंग दैम इन ट्रांसिट, पर उसके पास एक राइट है कि वो उन गुड्स को ट्रांसिस्ट में ही रोक दे, डिलीवरी के दौरान ही रोक दे। दैट इज टू से ही में रिज्यूम पोजेशन ऑफ द गुड हैज लॉन्ग हैज दे आर इन द कोर्स ऑफ ट्रांसिट, मतलब कि वो जो पोजेशन है उनको अपने पास लेकर आए, उन गुड्स को अपने पास वापस बुला सकता है, एंड मे रिटेन दैम अनटिल पेड, और उन्हें रिटेन करके रहे जब तक उसे पैसे नहीं मिल जाते हैं या फिर पैसे के लिए उसे ऑफर नहीं मिल जाता है, टेंडर नहीं मिल जाता है। ड्यूरेशन ऑफ ट्रांसिट, हम कब तक मानेंगे कि जो हमारे गुड्स है वो ट्रांसिट के अंदर हैं, ये हमें सेक्शन नंबर दिया गया है 51 के अंदर। अगर आप पेपर में लिखते हो सेक्शन नंबर तो ठीक लिखना, अन्यथा मत लिखना, क्योंकि अगर आप गलत लिखोगे तो आपका पूरा क्वेश्चन ही कट जाएगा, अगर आप नहीं लिखोगे तब सिर्फ आपका हाफ नंबर कटता है। देन हमारे पास है पॉइंट नंबर 1, कब हमारा जो मान लिया जाते हैं कि गुड्स हमारे ट्रांसिस्ट के अंदर हैं, ड्यूरेशन ऑफ ट्रांसिस्ट हम बात कर रहे हैं। गुड्स आर डीम टू बी इन कोर्स ऑफ ट्रांसिस्ट, हमारे गुड्स को मान लिया जाता है कि हमारे जो गुड्स हैं वो ट्रांसिस्ट में हैं फ्रॉम द टाइम, उस टाइम से व्हेन दे आर डिलीवर टू अ कैरियर, जब हमने वो कैरियर को डिलीवर कर दिया या फिर अपने बेली को दे दिए कि आप ट्रांसमिशन के लिए इसे दे दो बायर को, अनटिल द बायर और हिज एजेंट इन बिहाफ टेक डिलीवरी, जब तक हमारा जो बायर है या फिर उसका एजेंट डिलीवरी नहीं ले लेता है गुड्स की उस कैरियर और बेली से, मतलब जब आपने गुड्स दे दिए हैं डिलीवर करने को अपने कैरियर को या फिर बेली को कि आप इन गुड्स को ट्रांसिस्ट के लिए दे दो, डिलीवरी करवा दो, उस दौरान से लेकर जब तक हमारे बायर का एजेंट या फिर बायर खुद उन गुड्स की डिलीवरी नहीं ले लेता है, तब तक जो हमारे गुड्स हैं वो ट्रांसिस्ट में माने जाएंगे। सेकंड पॉइंट है हमारे पास, इफ गुड्स आर रिजेक्टेड बाय द बायर एंड द कैरियर और द बेली कंटिन्यू इन पोजेशन, अगर जो हमारे गुड्स हैं वो बायर ने कर दिए हैं रिजेक्ट और कैरियर हमारा जो है और या फिर बेली है उसके पास उन गुड्स का पोजेशन है, अब द ट्रांसिस इज नॉट डीम्ड टू बी एन एट एंड,
तो जो हमारा ट्रांसिस्ट है वो ख़त्म नहीं हो जाता है, इवन इफ द सेलर हैज़ रिफ्यूज टू रिसीव देम, हालांकि हमारा जो सेलर है उसने भी मना कर दिया उन्हें वापस लेने से। मतलब हमारे बायर ने तो मना कर ही दिया और फिर उसके बाद सेलर ने मना कर दिया कि मैं भी वापस ले लूँगा, तब भी हमारा जो ट्रांसिस्ट है वो ख़त्म नहीं होता है, वो तब भी हम मानते हैं कि जो हमारे गुड्स हैं वो ट्रांसिस्ट में है। डन। हमारे पास थर्ड पॉइंट है, व्हेन गुड्स आर डिलीवर्ड टू अ शिप चार्टर्ड बाय द बायर, जब आप गुड्स शिप को डिलीवर करते हो जो कि चार्टेड थी, मतलब बायर के द्वारा ही मंगवाई हुई थी, वो चार्टेड थी बायर की, मतलब बायर की शिप थी, ऐसी शिप के अंदर अगर आप गुड्स डिलीवर कर देते हो, इट इज़ अ क्वेश्चन डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टेंसेज ऑफ अ पर्टिकुलर केस, ये जो क्वेश्चन है आपका डिपेंड करेगा पर्टिकुलर केस पर, वेदर दे आर इन द पोजेशन ऑफ द मास्टर, कि वो मास्टर के पोजेशन में है या फिर नहीं है, मतलब शिप वाला जो है आपका हैज़ कैरियर और हैज़ ऑब्जेक्ट बायर। फोर्थ पॉइंट है हमारे पास, वेयर पार्ट डिलीवरी ऑफ द गुड हैड बीन मेड टू द बायर, आपने पार्ट डिलीवरी कर दी है बायर को और हिज एजेंट इन डेट बिहाफ, या फिर उसके एजेंट को आपने पार्ट डिलीवरी कर दिया, मतलब आधे गुड भिजवा दिए आधे नहीं भिजवाए हैं। द रिमाइंडर ऑफ द गुड मे बी स्टॉप एंड ट्रांसिट, जो बचे हों आप उनको बीच में रोक सकते हो, और सेम वही लाइन, वो जो पार्ट डिलीवरी है वो ऐसी परिस्थितियाँ नहीं क्रिएट करनी चाहिए कि आप जो का जो एग्रीमेंट है वो ऐसे दिखा रहा हो कि आपने पूरा का पूरा पोजेशन दे दिया है और आपको पूरे के पूरे गुड्स डिलीवर करने होंगे। हाउ स्टॉपेज इन ट्रांसिस्ट इज अफेक्टेड, अब हमारा जो स्टॉपेज इन ट्रांसिस्ट है, आप किस तरीके से गुड्स को रोकोगे, वो कैसे अफेक्ट होता है, वो देखेंगे हम सेक्शन नंबर 52 के अंदर। द अनपेड सेलर में एक्सरसाइज हिज राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांसिस्ट आइदर बाय टेकिंग एक्चुअल पोजेशन ऑफ द गुड्स, जो हमारा अनपेड सेलर वो अपना राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांसिस्ट को एक्सरसाइज कर सकता है। अब क्या कर सकता है, या तो फिर वो जो उन गुड्स का एक्चुअल पोजेशन है वो उन्हें ले सकता है, ठीक है, मतलब गुड्स को अपने पास वापस बुला सकता है, ट्रक में जाए तो ट्रक को वापस बुला सकता है और गुड्स को अपने गोडाउन में उतरवा सकता है। बाय गिविंग नोटिस, या फिर वो नोटिस दे सकता है ऑफ हिज क्लेम टू द कैरियर, कि वो कैरियर को बता देगा नोटिस देकर कि जो गुड्स हैं वो मुझे बिलोंग करते हैं या फिर उसके बेली के पास रखे हैं, तो उसे बता देगा। सच नोटिस में बी गिवन आइदर टू द पर्सन इन द एक्चुअल पोजेशन, ये जो नोटिस है ये आप उसको ये जो नोटिस है ये आप उस बंदे को दोगे जिस बंदे के पास एक्चुअली गुड्स हैं, ठीक है, या फिर उसके प्रिंसिपल को दोगे। इन द लेटर केस, मतलब जो आपने प्रिंसिपल को दिए हैं, द नोटिस टू बी इफेक्चुअल, वो नोटिस जो आपका इफेक्चुअल होना चाहिए। शैल गिव सच टाइम, इतना टाइम मिलना चाहिए इन द सर्कमस्टेंसेज दैट द प्रिंसिपल, कि जो आपका प्रिंसिपल है बाय द एक्सरसाइज इज रीजनेबल डेलीजेंस, अपनी रीजनेबल डेलीजेंस लगा कर में कम्युनिकेट इट टू द सर्वेंट, वो अपने सर्वेंट या फिर एजेंट को बता सके कि हमें जो डिलीवरी है वो नहीं करनी है और जो गुड्स हैं वो वापस लेकर आने हैं। देन हमारे पास सेकंड पॉइंट है, when notice of stoppage in transit is given by the seller to a carrier or bailey in the possession of the goods, मतलब कि जब आप नोटिस सीधा कॉरियर वाले को दे रहे हो या फिर बेली को दे रहे हो जिनके पास पोजेशन है गुड्स का, ही शैल री डिलीवर द गुड्स टू, तो वो जो बंदे हैं ना वो री डिलीवर कर सकते हैं गुड्स टू और अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ द सेलर, या तो सेलर को कर देंगे या फिर जैसा सेलर बताएगा किसी और बंदे को करवानी या फिर उसे कर देंगे। द एक्सपेंसेस ऑफ सच री डिलीवरी शैल बी बॉर्न बाय द सेलर, जो एक्सपेंसेस रहेंगे उस री डिलीवरी के वो सेलर के द्वारा बॉन्ड किए जाएंगे। देन आपको दिया हुआ है एनालाइज, हाउ स्टॉपेज इज अफेक्टेड, सेम है भाई। डिस्टिंक्शिंग बिटवीन राइट ऑफ लीन एंड राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांसिस्ट, अभी बहुत अच्छे से पढ़ाई, आप खुद भी लिख सकते हो, चाहे तो देख लेते हैं, देख ही लेते आ जाओ। डिस्टिंक्शन बिटवीन राइट ऑफ लीन एंड राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांसिस्ट, द एसेंस ऑफ अ राइट ऑफ लीन इज टू रिटेन द गुड, मतलब जब आपके पास गुड्स हैं आप तब ही राइट ऑफ लीन एक्सरसाइज कर पाते हो, जबकि जो हमारा राइट ऑफ स्टॉपेज है वो ट्रांसिस्ट में एक्सरसाइज होता है रीगेन करने के लिए जो हमारा पोजेशन है उसे। सेकंड पॉइंट है, सेलर शुड बी इन पोजेशन ऑफ द गुड्स, जो हमारा सेलर है वो पोजेशन में होना चाहिए गुड्स के अंडर लीन के अंदर
जबकि स्टॉपेज इन ट्रांसिस्ट में क्या होता है कि जो सेलर है वुड हैव पार्टेड विद द पोजेशन, या तो उसने आधा पोजेशन दे दिया है, ठीक है। पोजेशन शुड बी विद अ कैरियर, जो हमारा पोजेशन है वो कैरियर के साथ भी हो सकता है। बायर हैज़ नॉट एक्वायर्ड तो पोजेशन, और हमारे बायर ने उन गुड्स का पोजेशन ना लिया हो, मतलब जो हमारी गुड्स हैं वो ट्रांसिस्ट में हो। थर्ड पॉइंट है हमारे पास, राइट ऑफ लीन कैन बी एक्सरसाइज इवन व्हेन द बायर इज नॉट इंसॉल्वेंट। जो हमारा राइट ऑफ लीन है वो तब भी एक्सरसाइज किया जा सकता है जब हमारा जो बायर है वो इंसॉल्वेंट ना हो, जबकि जो हमारा राइट ऑफ ट्रांसिस्ट है वो तभी एक्सरसाइज होगा जब हमारा बायर हो जाए इंसॉल्वेंट। थर्ड पॉइंट है हमारे पास, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांसिस्ट बीइंग व्हेन द राइट ऑफ लीन एंड। जो हमारा राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांसिस्ट है वो तब बिगिन होता है जब हमारा राइट ऑफ लीन क्या हो जाता है, टर्मिनेट या फिर एंड हो जाता है। दस द एंड ऑफ द राइट ऑफ लीन इज द स्टार्टिंग पॉइंट। तो हमारा जो एंड पॉइंट है राइट ऑफ लीन का वो स्टार्टिंग पॉइंट हमारे राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांसिस्ट का। देन हमारे पास फिफ्थ पॉइंट है, राइट ऑफ लीन कम टू एन एंड। हमारा जो राइट ऑफ लीन है वो एंड हो जाता है एज सून एज द गुड आउट ऑफ द पोजेशन ऑफ द सेलर। जो हमारे गुड्स सेलर के पोजेशन से बाहर निकल जाते हैं, बट द राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांसिस्ट कम्स टू एन एंड व्हेन द गुड्स आर डिलीवर टू द बायर। पर जो हमारा राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांसिस्ट है वो तब खत्म होता है जब हमारे गुड डिलीवर हो जाते हैं बायर को। समटाइम इट इज सेड दैट द राइट ऑफ स्टॉपेज स्टॉपिंग द गुड इन द ट्रांसिस्ट नथिंग बट एन एक्सटेंशन ऑफ। कभी कभी ये भी कहा जाता है कि जो राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांसिस्ट है वो कुछ भी नहीं है, बस एक एक्सटेंशन है राइट ऑफ लीन का। इफेक्ट ऑफ सबसेल और प्लेज बाय बायर। अगर हमारा जो बायर है वो सबसेल कर देता है या फिर गुड्स को प्लेज कर देता है तब क्या होगा, ये हमें दिया हुआ सेक्शन नंबर 53 के अंदर। राइट ऑफ लीन और स्टॉपेज इन ट्रांसिस्ट इज नॉट अफेक्टेड बाय द सेलर बाय द बायर सेलिंग और प्लेजिंग द गुड अनलेस द सेलर हैज असाइन टू इट। मतलब क्या हुआ कि जो हमारा राइट ऑफ लीन है और जो हमारा स्टॉपेज इन ट्रांसिस्ट है उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, चाहे हमारे बायर ने उन गुड्स को बेच दिया हो, प्लेज करवा दिया मतलब गिरवी रखवा दिया हो, जब तक हमारा सेलर नहीं बता देता है, अपना एसेंट नहीं दे देता है, अपनी मंजूरी नहीं दे देता है, तब तक हमारे राइट ऑफ लीन को, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांसिस्ट को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। दिस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल, ये उस प्रिंसिपल पर बेस्ड है डेट आ सेकेंड बायर कैन नॉट स्टैंड इन अ बेटर पोजिशन देन हिज सेलर। कि हमारा जो सेकेंड बायर है उसे उससे ज़्यादा बेटर टाइटल नहीं मिल सकता है जो हमारा सेलर के पास है। ये अभी आपने पीछे भी पढ़ा है लास्ट यूनिट के अंदर। राइट ऑफ स्टॉपेज इज डिफीटेड। हमारा जो राइट ऑफ स्टॉपेज है वो तब डिफीट होता है इफ़ द बायर हैज ट्रांसफर्ड द डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। जब हमारा जो बायर है वो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल को ट्रांसफ़र कर देता है और प्लेज द गुड, और गुड्स को प्लेज कर देता है टू सब बायर इन गुड फेथ फॉर कंसिडरेशन, एक गुड फेथ में और कंसिडरेशन के लिए, तब हमारा जो राइट ऑफ स्टेज है वो डिफीट हो जाता है। कुछ एक्सेप्शंस हैं हमारे पास, वेयर अनपेड सेलर राइट ऑफ लीन एंड राइट ऑफ स्टॉपेज इज डिफीटेड। जहाँ पर हमारा जो सेलर भाई साहब है ना, अनपेड सेलर भाई साहब, उनका राइट ऑफ लीन और स्टॉपेज इन ट्रांसिस्ट हो जाता है डिफीट। ए पॉइंट है हमारे पास, व्हेन द सेलर हैज असाइंड टू द सेल, असेंटेड टू द सेल, मतलब हमारे सेलर ने अपनी मंजूरी दे दी है सेल की, मॉर्गेज चाहे आप उसे गिरवी रख दो, और अदर डिस्पोजन ऑफ द गुड मेड बाय द बायर, कि बायर जो आप भाई साहब आप कुछ भी कर लो इन गुड्स का, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम अपनी मंजूरी दे देते हैं, तब हमारा जो ये राइट ऑफ लीन है या राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांसिस्ट है वो हो जाता है डिफीट। देन हमारे पास बी पॉइंट है, व्हेन डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल हैज़ बीन ट्रांसफर टू द बायर। जब आपने डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल बायर को दे दी है एंड बायर ट्रांसफर द डॉक्यूमेंट टू अ पर्सन हु हैज़ ब्रॉड द गुड इन द गुड फेथ, और बायर ने उस बंदे को दे दिए जिस बंदे ने गुड फेथ में उन गुड्स को खरीदा है, एंड फॉर वैल्यू, और कुछ कंसिडरेशन दी है, फॉर प्राइस दैट इज फॉर प्राइस, देन द प्रोविजन ऑफ द सबसेक्शन 1 स्टिपुलेट्स एज फॉलोज। तो हमारे जो प्रोविजन है सब सेक्शन 1 के वो कुछ इस तरीके से काम करते हैं। इफ़ द लास्ट मेंशन ट्रांसफ़र इज़ बाय वे ऑफ सेल, अगर जो लास्ट मेंशन ट्रांसफ़र है वो सेल के द्वारा हुआ है, द राइट ऑफ लीन और स्टॉपेज वो डिफीट हो जाएगा आपका।
और हमारा जो सेकंड पॉइंट है उसमें बोला गया है इफ़ द लास्ट मेंशन ट्रांसफर इज बाय अ प्लेज, जो हमारा मतलब जो लास्ट ट्रांसफर है वो प्लेज के द्वारा हुआ है, अनपेड सेलर राइट ऑफ लीन और स्टॉपेज ओनली बाय एक्सरसाइज सब्जेक्ट टू द राइट ऑफ द प्लेजी। इसका क्या मतलब हुआ, अब जो हमारा अनपेड सेलर के राइट ऑफ लीन या फिर स्टॉपेज हैं ओनली बी एक्सरसाइज्ड, वो तभी एक्सरसाइज्ड होंगे जितना कि हमारे प्लेजी के राइट्स है उन्हें देखते हुए। देन हमारे पास सब सेक्शन नंबर 2 है, हाउएवर द प्लेजी मे बी रिक्वायर्ड बाय द अनपेड सेलर टू यूज इन द फर्स्ट इंस्टेंस, जो हमारा प्लेजी है वो रिक्वायर होगा अनपेड सेलर के द्वारा कि वो उन्हें यूज़ कर सके पहले इंस्टेंस में अदर गुड्स और सिक्योरिटीज ऑफ द प्लेजर अवेलेबल टू हिम सेटिस्फाई हिज क्लेम। इफेक्ट ऑफ स्टॉपेज, अगर आपने स्टॉप कराया है गुड्स को तब क्या इफेक्ट होता है। द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज़ नॉट रिसाइंडेड, जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है वो ख़त्म नहीं होता है। व्हेन द सेलर एक्सरसाइज हिज राइट ऑफ स्टॉपेज, जब हमारा जो सेलर एक्सरसाइज कर लेता है राइट ऑफ स्टॉपेज को तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं हो रहा है, ठीक है। द कॉन्ट्रैक्ट स्टिल रिमेन इन फोर्स, हमारा कॉन्ट्रैक्ट तब भी फोर्स के अंदर रहता है, मतलब तब चालू रहता है। एंड द बायर कैन आस्क फॉर डिलीवरी ऑफ गुड्स, और जो हमारे जो बायर साहब हैं वो गुड्स की डिलीवरी के लिए बोल सकते हैं अगर वो पेमेंट कर रहे हैं प्राइस की तो। राइट ऑफ रीसेल, राइट ऑफ रीसेल सेक्शन नंबर 54 के अंदर दिया हुआ है। द राइट ऑफ रीसेल इज़ अ वेरी वैल्यूएबल राइट गिवन टू अ अनपेड सेलर, एक बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल राइट है ये अनपेड सेलर के लिए। इन द एब्सेंस ऑफ दिस राइट, अगर ये राइट ही ना हो सेलर के पास, द अनपेड सेलर्स अदर राइट अगेंस्ट द गुड्स डेट is lean and the stoppage in transit would not have of much use because this right only entitled the unpaid seller to retain the good until paid by the buyer। मतलब क्या हुआ भाई, देखो पहले तो ये बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल क्या है राइट, किसके लिए, अनपेड सेलर के लिए। अगर ये राइट ना हो तो बाकी जो राइट है उनका कुछ मतलब होता नहीं है फिर, जो कि आपके राइट ऑफ लीन है या फिर आपका स्टॉपेज इन ट्रांसिट है, क्योंकि उनसे आप क्या कर सकते हो, सिर्फ गुड्स को अपने पास बुला सकते हो, दोबारा बेच नहीं सकते। फिर आपको अगर बेच ही नहीं सकते, आप उन्हें रीसेल नहीं कर सकते, तब आपको उन गुड्स को रिटेन करके रखना होगा जब तक वो बायर लेने उन्हें नहीं आता है दोबारा। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा है हमारे लिए वैल्यूएबल राइट। द अनपेड सेलर कैन एक्सरसाइज हिज राइट टू रीसेल अंडर द गुड इन द फॉलोइंग कंडीशन, जो हमारे अनपेड सेलर भाई साहब हैं वो इन कंडीशन के अंदर अपना राइट ऑफ रीसेल को यूज़ कर सकते हैं, जो कि हमारा सेक्शन नंबर 54 के अंदर दिया हुआ है। वेयर गुड्स आर टू ऑफ पेरिशेबल नेचर, जब हमारे गुड्स पेरिशेबल नेचर के मतलब जल्दी ख़राब हो जाते हैं, फ्रूट वगैरह हैं, वेजिटेबल वगैरह हैं, इनसे कहीं बायर नीड नॉट टू बी इन्फॉर्म्ड, ऐसे केस में बायर को इन्फॉर्म करने की कोई ज़रूरत नहीं है इसकी सेलर को उसकी इंटेंशन की कि हम इसे रीसेल कर रहे हैं। सेकंड पॉइंट हमारे पास, वेरी गिव नोटिस टू द बायर ऑफ हिज इंटेंशन टू रीसेल द गुड्स, जब हमारा सेलर बता देता है किसी बायर को कि मैं जो गुड्स है उन्हें रीसेल कर रहा हूँ। इफ़ आफ्टर द रिसिप्ट ऑफ सच नोटिस द बायर फेल्स विद इन अ रीजनेबल टाइम टू पे, मतलब आपने उसे नोटिस दे दिया फिर भी हमारा जो बायर उसने पैसे नहीं दिए हैं एक रीजनेबल टाइम के अंदर, ना ही उसने कोई ऑफर दिया है प्राइस के लिए, जो हमारा सेलर है वो गुड्स को रीसेल कर सकता है। अब रीसेल करने पर हमारे सेलर को ऐसे केस में क्या क्या फ़ायदे होंगे। इट मे बी नॉटेड दैट इन सच अ केस द ऑन द रीसेल ऑफ द गुड्स, जब हमारी गुड्स की रीसेल होगी सेलर इज ऑल्सो इंटाइटल्ड टू, सेलर इन सब चीज़ों का भी हकदार रहेगा। रिकवर द डिफरेंस बिटवीन द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, वो रिकवर कर सकता है डिफरेंस जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में आएगा और रीसेल प्राइस में आएगा फ्रॉम द ओरिजिनल बायर हैज़ डैमेजेस, मतलब आपका जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस था वो था 100 रुपये और आपको जो रीसेल प्राइस मिला वो मिला है 80, यहाँ पर हो गया हमारे सेलर को नुकसान 20 रुपये का। तो जो हमारे वो 20 रुपये हैं वो हमारे बायर भाई साहब भरेंगे जिन्होंने डिलीवरी नहीं ली थी गुड्स की। एंड देन हमारे पास है बी पॉइंट विच रिटेन द प्रॉफिट, रिटेन कर सकता है हमारा जो सेलर है उस प्रॉफिट को अगर रीसेल प्राइस हायर है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से।
मतलब अगर 120 में बिक गए तो ऊपर के 20 भी सेलर के ही। इट मे ऑल्सो बी नोटेड दैट द सेलर कैन रिकवर डैमेजेस, जो हमारे सेलर भाई साहब हैं वो रिकवर कर सकते हैं डैमेजेस एंड रिटेन कर सकते हैं प्रॉफिट ओनली व्हेन द गुड्स आर रीसोल्ड आफ्टर गिविंग द नोटिस ऑफ रीसेल टू द बायर। जब वो नोटिस देकर रीसेल कर रहा है ना भाई, तभी हमारा सेलर ये चीज़ें रख सकता है और डैमेजेस क्लेम कर सकता है। Thus, if the goods are resold by the seller without giving a notice to the buyer, अगर हमारा सेलर बिना नोटिस के गुड्स को रीसेल कर रहा है, द बायर कैन नॉट रिकवर द लॉस सफर्ड ऑन रीसेल, तब हमारा जो सेलर है वो जो हमारे डैमेजेस होंगे उन्हें कवर नहीं कर पाएगा बायर से। मोरओवर इफ़ देयर इज़ एनी प्रॉफिट ऑन रीसेल, और अगर कोई प्रॉफिट हो जाता है रीसेल पर, ही मस्ट रिटर्न इट टू द ओरिजिनल बायर, तो अब उसे ओरिजिनल बायर को वो रिटर्न करने होंगे। डेट इज़ ही कैन नॉट कैप सच सरप्लस विद हिम, कि और वो जो हमारा सेलर है वो अब ऊपर का सरप्लस अपने साथ नहीं रख सकता है। अगर 120 का उसने बेचा है और उसने नोटिस नहीं दिया था रीसेल का, तब वो 20 रुपये उसे बायर को देने होंगे। देन हमारे पास है वेयर एन अनपेड सेलर who has exercised his right of lien or stoppage in transit resell the goods. The subsequent buyer acquire a good title thereof has against the original buyer, जो हमारा नेक्स्ट बायर होगा उसे गुड टाइटल मिल जाएगा ओरिजिनल बायर के अगेंस्ट, डिस्पाइट द फैक्ट दैट द नोटिस ऑफ रीसेल हैज़ नॉट बीन गिवन बाय द सेलर टू द ओरिजिनल बायर, चाहे हमारे सेलर ने क्या नोटिस दिया हो ओरिजिनल बायर को रीसेल का या फिर ना दिया हो, पर हमारा जो सब्सिक्वेंट बायर है मतलब जो नेक्स्ट बायर है उसे एक गुड टाइटल मिल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास फोर्थ पॉइंट विच इज़ अ सेल बाय द सेलर वेयर अ राइट ऑफ रीसेल, जहाँ पर हमारा राइट ऑफ रीसेल एक्सप्रेसली रिजर्व किया गया हो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंदर। Sometimes it is expressly agreed between the parties which are seller and buyer in that in case the buyer make default in payment of price। कभी कभी क्या होता है, हम एक्सप्रेसली लिख कर रखते हैं हमारे जो सेलर और बायर हैं कि हाँ अगर कोई डिफ़ॉल्ट बायर के द्वारा होता है जैसे कि पेमेंट करने में प्राइस का, तो जो हमारा सेलर है वो रिसेल कर देगा गुड्स को। द सेलर विल रिसेल द गुड टू सम अदर पर्सन, किसी और बंदे को उन गुड्स को रिसेल कर सकता है। इन सच केस द सेलर इज सेड टू हैव रिजर्व द राइट ऑफ रिसेल। ऐसे केस में हम क्या बोलते हैं कि हमारे जो सेलर है उसने राइट टू रिसेल रिजर्व करके रखा हुआ है, एंड ही मे रिसेल द गुड्स ऑन बायर्स डिफ़ॉल्ट, और वो गुड्स को तभी क्या करेगा रिसेल जब बायर का डिफ़ॉल्ट होगा। इट मे बी नोटेड इन सच केस, ऐसे केसेस में क्या होता है कि सेलर इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू गिव नोटिस फॉर रिसेल। ऐसे केसेस में सेलर को रिक्वायर्ड नहीं है कि वो नोटिस दे बायर को कि मैं रिसेल कर रहा हूँ। ही इज़ एंटाइटल्ड टू रिकवर डैमेजेस फ्रॉम द ओरिजिनल बायर, वो एंटाइटल्ड रहेगा फिर भी डैमेजेस रिकवर करने को बायर से, इवन इफ नॉट नोटिस गिवन, ठीक है, चाहे आपने कोई नोटिस दिया हो या ना दिया हो रिसेल का बायर को। ऊपर हमने देखा था आपको नोटिस देना ज़रूरी होता है, पर ये हमारी एक एक्सेप्शन है, हो जाती है जब हमने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंदर ही लिखकर ऑलरेडी रखा हुआ है। देन हमारे पास फिफ्थ पॉइंट है वेयर द प्रॉपर्टी इन गुड्स हैड नॉट पास टू द बायर, जो हमारी प्रॉपर्टी है गुड्स की वो बायर को पास नहीं हुई है, मतलब ओनरशिप जो है हमारी हमने वो अभी तक बायर को नहीं दी है। द अनपेड सेलर हैज़ इन एडिशन टू हिज रेमेडीज ऑफ राइट्स, अपनी जो राइट्स की रेमेडीज़ है एक लिस्ट है पूरी, ऑफ विद होल्डिंग डिलीवरी ऑफ गुड्स, ठीक है, विद होल्ड करेगा डिलीवरी ऑफ गुड्स को। द राइट इज़ सिमिलर टू लीन, ये जो हमारा राइट है ये सिमिलर रहेगा लीन के जैसा ही, और इससे हम बोलेंगे क्वासी लीन। आप क्वासी कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा होगा, वो आपको पता है क्या होता है कि एक्चुअल नहीं होता है, उसके जैसा होता है। देन हमारे पास 4.4 है विच इज़
राइट ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट द बायर। अब बायर के अगेंस्ट में ये देखे जाएंगे, ये हमारे सेक्शन नंबर 55 से सेक्शन नंबर 61 के बीच में है। ठीक है, अभी तक हम देख रहे थे राइट ऑफ एन अनपेड सेलर अगेंस्ट द गुड्स। नाउ स्टार्ट विद राइट ऑफ एन अनपेड सेलर अगेंस्ट द बायर। राइट ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट द बायर पर्सनली। एन अनपेड सेलर कैन इन्फोर्स सर्टेन राइट्स। एक अनपेड सेलर इन्फोर्स करवा सकता है कुछ सर्टेन राइट्स को, मतलब कुछ निश्चित राइट्स को, अगेंस्ट द गुड हैज़ वेल अगेंस्ट द बायर। गुड्स के अगेंस्ट तो करवा ही सकता है, बल्कि बायर के अगेंस्ट भी पर्सनली कुछ ऐसे राइट्स हैं जिन्हें वो आपका अनपेड सेलर इन्फोर्स करवा सकता है। राइट ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट द बायर आर अदरवाइज नॉन हैज सेलर्स रेमेडी फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। क्या बोलते हैं मैंने, सेलर के लिए रेमेडी है अगर आपका जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है उसका ब्रीच हो रहा है। ब्रीच माने मतलब तोड़ा जा रहा है। द राइट ऑफ सेलर अगेंस्ट द बायर पर्सनली। जो हमारे राइट ऑफ अनपेड सेलर हैं बायर के अगेंस्ट पर्सनली, हम उन्हें बोलते हैं राइट्स इन पर्सोनेम। राइट इन पर्सोनेम मतलब राइट अगेंस्ट द पर्सन, नॉट अगेंस्ट द वर्ड, एंड आर इन एडिशन टू हिज राइट अगेंस्ट द गुड्स। और ये हमारे एडिशन है सेलर की राइट्स का गुड्स के अगेंस्ट में, मतलब गुड्स के अगेंस्ट तो है ही है और पर्सन के अगेंस्ट भी है, तो ये एक एडिशन हुआ। पहला राइट हमारे पास है यहाँ पर शूट फॉर प्राइस। हम पैसे के लिए केस कर सकते हैं। शूट बोले तो केस करना होता है। अंडर वेयर अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल द प्रॉपर्टी इन द गुड हैज़ पास टू द बायर। जो हमारी प्रॉपर्टी थी गुड्स की वो हमने बायर को पास कर दी है, मतलब जो हमारा स्टॉपेज एंड ट्रांसिस्ट वाला काम था वो अब हो गया है ख़त्म। हमारी जो ड्यूरेशन ऑफ ट्रांसिस्ट है वो कम्स टू एन एंड है, और जो हमारी प्रॉपर्टी है वो बायर के पास है अब गुड्स की। एंड द बायर रॉन्गफुली नेगलेक्ट, और हमारा जो बायर है वो गलत तरीके से मना कर देता है या फिर इनकार कर देता है पैसे पे करने के लिए गुड्स के। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, जैसा कि कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ था। तो हमारा जो सेलर होगा मे शू हिम फॉर द प्राइस ऑफ द गुड, उसे शू कर सकता है, मतलब उसके ऊपर केस कर सकता है गुड्स के पैसों के लिए, प्राइस के लिए। देन हमारे पास बी पॉइंट है इसी के अंदर, वेयर अंडर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल सिम द प्राइस इज पेएबल ऑन अ सर्टेन डे इन रेस्पेक्टिव ऑफ डिलीवरी। जब हमारा जो पैसे थे वो एक सर्टेन डे पर दिए जाने वाले थे डिलीवरी के रेस्पेक्टिव में। एंड द बायर रॉन्गफुली नेगलेक्ट, और यहाँ भी हमारा बायर मना कर देता है पैसे पे करने के लिए, तो हमारा जो सेलर है मे शू हिम फॉर द प्राइस ऑल्सो द प्रॉपर्टी इन द गुड हैड नॉट पास। ठीक है, तो वो प्राइस के लिए उसे एक तो शू कर सकता है, मतलब केस कर सकता है, यद्यपि ऑल्दो का मतलब होता है यद्यपि द प्रॉपर्टी इन द गुड हैड नॉट पास एंड द गुड हैव नॉट बीन अप्रोप्रिएट टू द कॉन्ट्रैक्ट। जो प्रॉपर्टी होगी गुड्स के अंदर वो भी उसे पास नहीं होगी फिर, और जो गुड्स होंगे वो भी अप्रोप्रिएट नहीं होंगे कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंगली। सेकेंड पॉइंट है हमारे पास शूट फॉर डैमेजेस फॉर नॉन एक्सेप्टेंस। अगर गुड्स को वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तब। सेक्शन नंबर 56 के अंदर ये हमें दिया हुआ है, वेयर अ बायर wrongfully neglect or refuses to accept and to pay the goods, मतलब पे फॉर द गुड्स, या तो वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है या फिर पैसे नहीं दे रहा है गुड्स के लिए। द सेलर में शू हिम फॉर डैमेजेस फॉर नॉन एक्सेप्टेंस। जो हमारे सेलर भाई साहब हैं वो नॉन एक्सेप्टेंस के लिए उन्हें शू कर सकते हैं और डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं। हैज़ रिगार्ड मेजर्स ऑफ डैमेजेस सेक्शन 73 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अप्लाइज इन दिस केस। जो हमारे सेक्शन 73 है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का वो अप्लाई होगा इस केस में। देन हमारे पास थर्ड पॉइंट है विच रेपुटेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिफोर ड्यू डेट। हमारा जो आपका कैंसिल कर देते हो कॉन्ट्रैक्ट ड्यू डेट से पहले, आप कर देते हो कैंसिल कॉन्ट्रैक्ट को ड्यू डेट से पहले। वेयर द बायर रेप्यूडिएट द कॉन्ट्रैक्ट, जहाँ हमारे बायर भाई साहब कैंसिल कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट को बिफोर द डेट ऑफ डिलीवरी, डिलीवरी की डेट से पहले। सेलर में ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट हैड रिसाइंड, तो जो हमारे सेलर भाई साहब हैं वो कॉन्ट्रैक्ट को हैज़ रिसाइन मानेंगे, कैंसिल मानेंगे और शू कर सकते हैं डैमेजेस के लिए फॉर द ब्रीच, क्योंकि आपने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है। दिस इज़ नॉन एज रूल ऑफ एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसे हम एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं, ये आपने पहले पढ़ा हुआ है। फोर्थ पॉइंट है हमारे पास शूट फॉर इंटरेस्ट। आप इंटरेस्ट के लिए शू कर सकते हो। वेयर देर इज़ अ स्पेसिफिक एग्रीमेंट बिटवीन द सेलर एंड द बायर हैज़ टू इंटरेस्ट ऑन द प्राइस ऑफ द गुड्स फ्रॉम द डेट ऑन विच द पेमेंट बिकम्स ड्यू। यहाँ पर क्या बोला है, अगर आप
आपका कोई स्पेशल एग्रीमेंट हुआ है सेलर और बायर के बीच में ब्याज को लेकर, इंटरेस्ट को लेकर, ठीक है, प्राइस के ऊपर, गुड्स के, जो गुड्स का प्राइस है उसके ऊपर ब्याज को लेकर कोई स्पेशल एग्रीमेंट आपका बीच में था, तब क्या होगा, जिस डेट पर आपकी जो पेमेंट ड्यू हुई है उस डेट से लेकर आप तब तक के लिए इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हो जब तक आपको पैसे नहीं मिलते हैं। द सेलर मे रिकवर इंटरेस्ट फ्रॉम द बायर, रिकवर कर सकता है इंटरेस्ट इफ हाउएवर देयर इज नो स्पेसिफिक एग्रीमेंट टू इफेक्ट दिस, अगर कोई स्पेसिफिक एग्रीमेंट नहीं है द सेलर में चार्ज इंटरेस्ट ऑन द प्राइस, तो हमारा जो सेलर है वो इंटरेस्ट चार्ज कर सकता है प्राइस पर व्हेन इट बिकम्स ड्यू, जब वो ड्यू होता है, फ्रॉम सच डे हैज़ ही मे नोटिफाई टू द बायर, जिस दिन से वो बता देगा कि हाँ मैं आज से ब्याज लगाऊंगा, उस दिन से फिर वो पेमेंट डेट तक ब्याज लगा सकता है, अगर स्पेशल एग्रीमेंट नहीं है, और जो स्पेशल एग्रीमेंट है तो पहले से ही लिख कर रखा हुआ होता है। इन द एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी द कोर्ट में अवॉर्ड इंटरेस्ट टू द सेलर, अगर कोई विपरीत कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो जो हमारा कोर्ट है वो अवॉर्ड देता है सेलर को हैज़ इंटरेस्ट, ठीक है, इन अ शूट एट हिम एट सच रेट हैज़ इट थिंग्स फिट टू द अमाउंट ऑफ द प्राइस, जितना भी कोर्ट को सही लगता है कि इतना इंटरेस्ट इस पर सही होगा उतना वो दिलाता है, फ्रॉम द डेट टू ऑफ द टेंडर ऑफ गुड्स, जिस दिन से आपने गुड्स का ऑफर दिया था उस डेट से लेके फ्रॉम द डेट ऑन विच द प्राइस वॉज पेएबल, उस डेट तक जब आपका पैसे जो पेएबल थे। देन हमारे पास है 4.5 पॉइंट विच इज़ रेमेडीज ऑफ बायर अगेंस्ट द सेलर। अब हमारे कुछ बायर के लिए भी रेमेडीज हैं सेलर के अगेंस्ट। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय सेलर, अगर हमारे सेलर के द्वारा ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ, मतलब कॉन्ट्रैक्ट इस बार सेलर ने तोड़ा है, वेयर ही या तो वो फेल हो गया डिलीवरी करने के लिए गुड्स की एट द टाइम, और या फिर किसी भी तरीके से या तो टाइम पर या फिर मैनर प्रिस्क्राइब्ड में उसने डिलीवरी नहीं कर पाई है, और वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय सेलर वेयर ही रेप्यूटेड द कॉन्ट्रैक्ट, जहाँ उसने कॉन्ट्रैक्ट को कर दिया है कैंसल, और जहाँ पर डिलीवरी नॉन कन्फर्मिंग गुड्स, डिलीवर नॉन कन्फर्मिंग गुड्स, ऐसे गुड्स को डिलीवर करा है जो कन्फर्म नहीं थे, मतलब डिस्क्रिप्शन या सैंपल से मैच नहीं करते थे, एंड बायर रिजेक्ट एंड रिवोक एक्सेप्टेंस, और बायर ने कर दिए हैं वो रिजेक्ट, और जो एक्सेप्टेंस है उनसे ले लिया है वापस। इफ़ द सेलर कमिट अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अगर हमारा सेलर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करता है द बायर गेट द फॉलोइंग राइट, तो हमारे जो बायर भाई साहब है उन्हें कुछ राइट मिलते हैं अगेंस्ट द सेलर। ये हमारे कुछ राइट्स हैं। डैमेज फॉर नॉन डिलीवरीज, शूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, शूट फॉर ब्रीच ऑफ वारंटी, शूट फॉर एंटिसिपेटरी ब्रीच, और शूट फॉर इंटरेस्ट। डैमेज फॉर नॉन डिलीवरी, अगर डिलीवरी नहीं हुई है तब हमारे जो बायर भाई साहब वो डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं। वेयर द सेलर रॉन्गफुली नेग्लेक्ट और रिफ्यूजेस टू डिलीवर द गुड टू द बायर, जब हमारे भाई साहब जो हैं, अब की बार सेलर भाई साहब जो है वो रॉन्गफुली नेग्लेक्ट कर गए या फिर उन्होंने मना ही कर दिया है डिलीवर करने से गुड्स को, द बायर में शू द सेलर फॉर डैमेजेस फॉर नॉन डिलीवरी, तो हमारे जो बायर भाई साहब वो सेलर जी के ऊपर केस कर सकते हैं डैमेजेस के लिए नॉन डिलीवरी की वजह से जो उन्हें हुए हैं। शूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्या होता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा हुआ है वही करके दो। सेक्शन नंबर 58 के अंदर ये दिया गया है, वेदर सेलर कमिट ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल को तोड़ते हो, ब्रीच माने तोड़ना, द बायर कैन अपील ऑन द कोर्ट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, तब हमारा जो बायर है वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए अपील कर सकते हैं कि कोर्ट के अंदर। द कोर्ट कैन ऑर्डर फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, जो हमारी कोर्ट है वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए ऑर्डर दे सकती है ओनली व्हेन द गुड्स आर असर्टेन और स्पेसिफिक, जब हमारे गुड्स असर्टेन हो या फिर स्पेसिफिक हो। दिस रेमेडीज इज अलाउड बाय द कोर्ट सब्जेक्ट टू दोज कंडीशन, कुछ कंडीशन इसके अंदर आपकी रहती है। द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी फॉर सेल ऑफ स्पेसिफिक और असर्टेन गुड्स, जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है वो स्पेसिफिक या फिर असर्टेन गुड्स के लिए होना चाहिए। बी पॉइंट है हमारे पास, द पावर ऑफ कोर्ट टू ऑर्डर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इज सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ स्पेशल रिलीफ एक्ट,
मतलब जो कोर्ट्स की पावर है वो सब्जेक्ट टू रहेंगी स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 के हिसाब से। देन सी पॉइंट है हमारे पास, इट एम्पावर द कोर्ट टू ऑर्डर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। ये एम्पावर करता है कोर्ट को कि आप ऑर्डर दे सकते हो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का, वेयर डैमेजेस वुड नॉट बी एन एडुकेट रेमेडी, जहाँ पर जो हमारे डैमेजेस हैं वो एडुकेट रेमेडी नहीं है, मतलब पूरे नहीं पड़ रहे हैं डैमेजेस, तब आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का ऑर्डर भी दे सकते हो। इट विल बी ग्रांटेड हैज़ रेमेडी, हम इन्हें रेमेडी की तरह ही देते हैं इफ़ गुड्स आर ऑफ स्पेशल नेचर और आर यूनिक, अगर हमारे जो गुड्स वो स्पेशल नेचर के हैं या फिर यूनिक हैं। देन हमारे पास सूट फॉर ब्रीच ऑफ वारंटी, अगर आपने वारंटी तोड़ी है तब सेक्शन नंबर 59 के अंदर दिया हुआ है, वेयर देर इज़ अ ब्रीच ऑफ वारंटी ऑन पार्ट ऑफ द सेलर के पार्ट पर हुई है, और वेयर द बायर इलेक्ट टू ट्रीट द ब्रीच ऑफ कंडीशन हैज़ अ ब्रीच ऑफ वारंटी, या फिर हमारा जो बायर है उसने ब्रीच ऑफ कंडीशन को एज अ ब्रीच ऑफ वारंटी ट्रीट करा है, द बायर इज़ नॉट एंटाइटल टू रिजेक्ट द गुड्स, तब हमारा बायर जो है वो गुड्स को रिजेक्ट तो नहीं कर सकता है ऑन द बेसिस ऑफ सच ब्रीच ऑफ वारंटी। ठीक है, उस ब्रीच ऑफ वारंटी के ग्राउंड्स पर हमारा जो बायर है वो गुड्स को रिजेक्ट तो नहीं कर सकता है, बट set up against the seller for the breach of warranty in diminution and extension of the price, मतलब जो हमारा बायर है वो केस कर सकता है सेलर के ऊपर पैसे के लिए, सिर्फ और सिर्फ द शू द सेलर फॉर डैमेजेस फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड सेम। फोर्थ पॉइंट हमारे पास रेपुटेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिफोर ड्यू डेट, अगर हमारे सेलर ने ड्यू डेट से पहले ही कर दिया है कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल, सेक्शन नंबर 60, where either the party to a contract of sale repudiate the contract before the due date of the delivery, the other जो हमारी दूसरी पार्टी रहेगी जिसने कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं करा है, may treat the contract has subsisting and wait till the date of delivery, आप डेट ऑफ डिलीवरी तक वेट कर सकते हो, और ही may treat the कॉन्ट्रैक्ट है रिसेंडेड, या फिर आप उसे एज अ कैंसिल ट्रीट कर सकते हो कि आप हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कैंसिल हो गया, और शू कर सकते हो डैमेजेस के लिए फॉर ब्रीच। देन हमारे पास है शूट फॉर इंटरेस्ट, आप ब्याज मांग सकते हो यहाँ पर भी। नथिंग इन दिस एक्ट शैल अफेक्ट द राइट ऑफ द सेलर और द बायर टू रिकवर द इंटरेस्ट और स्पेशल डैमेजेस, इस सेक्शन में कुछ भी लिख रहा हो, एक्ट में कुछ भी लिख रहा हो, पर जो राइट्स रहते हैं आपके सेलर और बायर के वो अफेक्ट नहीं होते हैं रिकवर करने के लिए इंटरेस्ट या फिर स्पेशल डैमेजेस। इन एनी केस वेयर द लॉ इंटरेस्ट और स्पेशल डैमेजेस में बी रिकवरेबल, जहाँ पर हमारा कोई इंटरेस्ट या फिर कोई स्पेशल डैमेजेस रिकवरेबल हैं, और टू रिकवर द मनी पेड, या फिर जो हमने पैसे दिए हैं वो रिकवर करने हैं, वेयर द कंसिडरेशन फॉर द पेमेंट ऑफ इट हैज़ फेल्ड, जहाँ पर जो हमारी कंसिडरेशन थी पेमेंट के लिए वो फेल्ड हो गई है, तब हम वहाँ पर इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी द कोर्ट में अवॉर्ड इंटरेस्ट, तो हमारी जो कोर्ट है वो अवॉर्ड कर सकती है इंटरेस्ट को कुछ रेट्स पर जो उसे मतलब सही लगते हो, थिंक फिट होते हो अमाउंट के हिसाब से, टू द बायर इन अ शूट बाय हिम फॉर द रिफंड ऑफ द प्राइस इन केस ऑफ अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द पार्ट ऑफ द सेलर फ्रॉम द डेट ऑफ द पेमेंट वाज मेड, सेम एज सेलर रहेगा। ठीक है भाई। देन हमारे पास है ऑक्शन सेल, सेक्शन नंबर 64, एन ऑक्शन सेल इज़ अ मोड ऑफ सेलिंग प्रॉपर्टी, हमारा जो एक ऑक्शन सेल है मोड ऑफ सेलिंग प्रॉपर्टी है। ठीक है, बाय इनवाइटिंग बिड पब्लिकली एंड द प्रॉपर्टी इज सोल्ड टू द हाईएस्ट बिडर, जब हम क्या करते हैं कि बिड्स को इनवाइट करते हैं पब्लिकली, बिड्स बोले तो बोलियां लगवाते हैं, और जो प्रॉपर्टी है वो सोल्ड करी जाती है जो हाईएस्ट बिडर हमारा होता है, जो सबसे ज़्यादा बोली लगाता है। एन ऑक्शनर इज़ एन एजेंट गवर्न बाय द लॉ ऑफ एजेंसी, जो हमारा ऑक्शनर होता है मतलब जो माल को बिकवाता है, हथौड़ा जो बजाता है ऑक्शन में, वो क्या होता है, एजेंट होता है जो कि गवर्न बाय होता है लॉ ऑफ एजेंसी के द्वारा। व्हेन ही सेल ही इज़ ओनली द एजेंट ऑफ द सेलर, जब वो माल बेच रहा है तब वो सिर्फ एजेंट है सेलर का। ही मे हाउएवर सेल हिज ऑन प्रॉपर्टी हैज़ अ प्रिंसिपल, वो खुद की प्रॉपर्टी भी सेल कर सकता है हैज़ अ प्रिंसिपल एंड नीड नॉट टू डिस्क्लोज द फैक्ट दैट इज सेलिंग सो,
और उसे कोई भी ज़रूरत नहीं है कि वो लोगों को ये बताए कि वह अपनी ही प्रॉपर्टी बेच रहा है। कुछ रूल्स हैं हमारे सेक्शन 4 के अंदर। ए है हमारा वेयर गुड्स आर सोल्ड इन लॉट्स, जब हमारे गुड्स लॉट्स के अंदर सोल्व हो रहे हो। वेयर गुड्स आर पुट अप फॉर सेल इन लॉट्स, ईच लॉट इज प्राइमा फेसी डीम टू बी सब्जेक्ट ऑफ अ सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, जो हमारा हर एक लॉट है हम उसे पहली नज़र में ही ऐसे मान लेते हैं कि वो एक सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल रहेगा। बी पॉइंट है हमारे पास कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। द सेल इज़ कंप्लीट व्हेन द ऑक्शनर अनाउंस द कंप्लीशन बाय फॉल ऑफ हैमर, हमारी सेल तभी कंप्लीट हो जाती है जब हमारा जो ऑक्शनर है वो हथौड़ा गिरा देता है, मतलब 3 बार बजा देता है, जैसे भी वहाँ पर सेट करके रखा है नॉर्मली 3 बार उसे मारना होता है। इन एनी अदर कस्टमरी मैनर, या फिर कोई दूसरा कस्टमरी मैनर हो उसमें। एंड अंटिल सच अनाउंसमेंट इज़ मेड एनी बिडर में रिट्रैक्ट फ्रॉम द बिड, और जब तक वो अनाउंसमेंट नहीं होती है, मतलब वो हथौड़ा नहीं गिरा देता है, तब तक कोई भी बिडर अपनी जो बोली लगाई है उसने उसे वो वापस भी ले सकता है। सी पॉइंट है हमारे पास राइट टू बिड में बी रिजर्व, जो हमारा राइट टू बिड है वो सिर्फ रिजर्व भी करके रख सकते हो। रिजर्व एक्सप्रेसली बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द सेलर, आप उसे एक्सप्रेसली भी रिजर्व कर सकते हो या फिर सेलर के बिहाफ पर भी आप रिजर्व कर सकते हो। एंड वेयर सच अ राइट इज़ एक्सप्रेसली रिजर्व, और जहाँ पर ऐसा राइट एक्सप्रेसली रिजर्व करके रखा जाता है, द सेलर और एनी वन पर्सन ऑन हिज बिहाफ में बिड एट द ऑक्शन, तब या तो सेलर या फिर कोई दूसरा बंदा सेलर के बिहाफ पर क्या कर सकता है, बिड लगा सकता है ऑक्शन के अंदर। डी पॉइंट है हमारे पास वेयर द सेलर इज नॉट नोटिफाइड बाय द, वेयर द सेल इज नॉट नोटिफाइड बाय द सेलर, जहाँ पर हमारी जो सेल है वो नोटिफाई ना करी गई हो सेलर के द्वारा। वेयर द सेल इज नॉट नोटिफाइड टू द सब्जेक्ट टू अ राइट ऑन द बिड ऑफ बिहाफ द सेलर, इट शैल नॉट बी लॉफुल फॉर द सेलर टू बिड हिमसेल्फ, तब वहाँ पर वो लॉफुली नहीं होगी सेलर के लिए कि वो खुद ही बिड वहाँ पर बैठकर लगाए या फिर किसी दूसरे बंदे को एम्प्लॉय कर ले बिड लगाने के लिए ऐसी सेल में। और फॉर द ऑक्शनर नोइंगली टू टेक एनी बिड, या फिर हमारा जो ऑक्शनर है वो जान बूझकर कोई बिड ले रहा हो सेलर से ही, ठीक है, और या फिर किसी दूसरे बंदे से। एनी सेल कंट्रावेंटिंग हिज रूल में बी रिट्रेस एज फ्रॉडुलेंट बाय द बायर, अगर ऐसा कुछ काम होता है तो हम उसे फ्रॉडुलेंट मानते हैं, क्योंकि आप खुद ही बैठ जाओगे, बताओगे नहीं कि मेरा ही माल बिक रहा है, और खुद ही बोली लगाओगे तो आप प्राइस बढ़ाओगे, तो हम उसे मानते हैं फ्रॉड। देन ई पॉइंट है रिजर्व प्राइस, एक रिजर्व प्राइस होता है, द सेल में बी नोटिफाइड टू द सब्जेक्ट रिजर्व और अपसाइड प्राइस, मतलब उससे कम आप नहीं बेच सकते हो, एक रिजर्व प्राइस करके रखा जाता है, बेस प्राइस आप इसे बोल सकते हो। प्रिटेंडिंग बिडिंग, इस पर क्या होता है, इफ़ द सेलर मेक यूज़ ऑफ प्रिटेंडेड बिडिंग टू रेज द प्राइस, मतलब अगर जो हमारा सेलर है वो यूज़ कर रहा है प्रिटेंडेड बिडिंग का जिससे कि जो प्राइस है वो ऊपर जा सके, द सेल इज़ वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द बायर, तब हमारी जो सेल है वो वॉइडेबल होगी बायर के ऑप्शन पर। देन हमारे पास है इंक्लूजन ऑफ इंक्रीज्ड और डिस्क्रीज टैक्सेस इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, अगर हमारे टैक्स वगैरह बढ़ रहे हैं भाई कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में तब क्या होता है। वेयर आफ्टर अ कॉन्ट्रैक्ट हैज़ बीन मेड बट बिफोर इट हैज़ बीन परफॉर्म्ड, जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल तो बन गया पर परफॉर्म नहीं हुआ है, टैक्स रिवीजन टेक प्लेस, और टैक्स का हो गया है रिवीजन, मतलब टैक्स बदल गए हैं। वेयर टैक्स इज बीइंग इम्पोज्ड इंक्रीज और डिस्क्रीज और रेमिटेड इन रेस्पेक्ट ऑफ गुड विदाउट एनी स्टिपुलेशन टू द पेमेंट ऑफ टैक्स, तो भाई देखो हमारे जो टैक्स हैं यहाँ तो वो लगा दिए गए हैं, बढ़ गए हैं, घट गए हैं, या फिर रेमिट हो गए मतलब हट ही गए हैं, इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी गुड्स, किसी भी गुड्स के रेस्पेक्ट में, विदाउट एनी स्टिपुलेशन, और कोई भी स्टिपुलेशन मतलब कोई स्टेटमेंट नहीं आई है पेमेंट को लेकर टैक्सेस की। द पार्टीज वुड कम इंटाइटल टू रीड, तो जो हमारी पार्टीज़ हैं वुड कम इंटाइटल टू रीड जस्ट द प्राइस ऑफ द गुड अकॉर्डिंगली, वो जो गुड्स का प्राइस है उसे अकॉर्डिंगली फिर रीड कर सकती है। फॉलोइंग टैक्सेस आर अप्लाइड ऑन द सेल्स ऑफ परचेज ऑफ गुड्स, जो कुछ टैक्सेस हैं जो अप्लाई होते हैं। पहला हमारे पास है इसके अंदर एनी ड्यूटी ऑफ कस्टम और एक्सरसाइज ऑन गुड्स, और एनी टैक्स ऑन सेल ऑन परचेज ऑफ गुड्स।
कस्टम ड्यूटी इस पर लगाया जाता है और एक्सरसाइज ड्यूटी इसके ऊपर लगाया जाता है। फिर हमारे पास टैक्स ऑन सेल और परचेज ऑफ गुड्स पर एक टैक्स लगाया जाता है। द बायर वुड हैव टू पे द इंक्रीजिंग प्राइस विद टैक्सेस इंक्रीज, जो हमारा बायर है उसे इंक्रीजिंग प्राइस पे करना पड़ेगा अगर टैक्स इंक्रीज हो रहे हैं, एंड मे डिराइव द बेनिफिट ऑफ रिडक्शन इफ टैक्सेस आर कर्टेल, और उसे बेनिफिट भी मिल सकता है अगर हमारे जो टैक्स हैं वो कम हो रहे हैं। द सेलर में ऐड द इंक्रीज टैक्सेस इन द प्राइस, जो हमारा सेलर है वो इंक्रीज टैक्सेस को प्राइस के अंदर ऐड कर देगा। द इफेक्ट ऑफ प्रोविजन कैन हाउएवर एक्सक्लूडेड बाय एन एग्रीमेंट टू द कंट्री, ये जो इफेक्ट है ना प्रोविजन का, ये एक्सक्लूड आप कर सकते हो एग्रीमेंट के द्वारा। इट इज़ ओपन टू द पार्टी टू स्टिपुलेट एनीथिंग रिगार्ड टू टैक्सेशन, इट इज़ ओपन टू पार्टीज टू स्टिपुलेट, मतलब ये पार्टीज के लिए खुला हुआ रहता है कि वो स्टिपुलेट करें, मतलब कोई स्टेटमेंट दे सकते हैं एनीथिंग रिगार्ड टू टैक्सेशन, टैक्सेशन के बारे में या टैक्सेशन को लेकर। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने लास्ट यूनिट भी इसकी ख़त्म कर ली है। अब हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट का 1930, वो भी हो चुका है कंप्लीट। नेक्स्ट हम एक्ट नंबर 3 के साथ स्टार्ट करेंगे, द पार्टनरशिप एक्ट। थैंक यू।